स्वागत है आपका सिविल अड्डा पर। और सिविल अड्डा आपके लिए ला रहा है एमपीपीएससी मेंस का पेपर 2 हम कवर कर रहे हैं। हमें पेपर 2 को कवर करने का लक्ष्य रखा है और साथ ही साथ एमपीपीएससी मेंस को पूरी तरीके से निःशुल्क तैयारी करने का भी लक्ष्य रखा है। सिविल अड्डा आपके लिए एमपीपीएससी मेंस में अभी तक जो पढ़ाया है उसमें भारतीय राजनीति का टॉपिक चुना है और भारतीय राजनीति का जो पार्ट 1 का जो यूनिट फर्स्ट है पेपर 2 की, उसमें हम ये पढ़ रहे हैं। उसमें हमने संविधान निर्माण पढ़ लिया है, राजनीति को समझ लिया है, संविधान को समझ लिया है। इस प्रकार के विषय वस्तु के 3 क्लासें हमारी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। आपको अब चौथी क्लास मिलेगी और उसमें हमारा जो टॉपिक है भारत का संविधान का आधारभूत ढांचा। आधारभूत ढांचा किसे कहते हैं, आधारभूत ढांचे के ऊपर हम बात करेंगे। हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत विकराल टॉपिक है। इसको समझने के लिए भारत के संविधान को हमें बेसिक से समझने की बहुत अच्छी तरह की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे ये जो ये क्लासें हैं, ये बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि आप आधारभूत ढांचे को समझ पाओ। आधार किसे कहते हैं? दरअसल आधार किसे कहते हैं, हम किसी बिल्डिंग में खड़े हैं, हम किसी घर में बैठे हैं, तो उसकी जो नींव है वो जो होता है आधार उसका, और हम वही आधार पढ़ने वाले हैं। संविधान का एक प्रकार से एक आधार है ऐसा। और इसकी संकल्पना सबसे पहले कब की गई? इसकी संकल्पना सबसे पहले की गई 1973 में केशवानंद भारती केस में। लेकिन इससे पहले भी हमें इसके कहीं जिक्र मिलता है, तो हाँ, हम इसको और तरीके से रिलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो हमें संविधान का आर्टिकल 13 पढ़ना होता है। संविधान का आर्टिकल 13, संविधान के आर्टिकल 13 में क्या लिखा हुआ है? संविधान के आर्टिकल 13 में आधारभूत ढांचा नहीं लिखा हुआ है। आधारभूत ढांचा के बारे में संविधान में कहीं पर भी ये शब्द उल्लेखित ही नहीं है कि आधारभूत ढांचा क्या है। लेकिन आर्टिकल 13 में ये लिखा है राज्य की परिभाषा। एक तो राज्य की परिभाषा बताई है। यहाँ पर राज्य की परिभाषा उन्होंने राज्य को मध्य प्रदेश या राजस्थान को लेकर नहीं, राज्य की परिभाषा जो राज्य की जो राज्य का मतलब देश होता है, और देश के जितने भी कर्मचारी जो चाहे संसद के पदाधिकारी से लेकर, चाहे संसद के प्रधानमंत्री से लेकर गांव स्तर के पंचायत अधिकारियों तक जितने भी अधिकारी आते हैं शासन के अंदर, प्रशासन के अंदर, उन सब लोगों को कहा जाता है राज्य। उन्होंने राज्य यहाँ ये कहा। लेकिन उन्होंने साथ साथ इसके 2 क्लोज हैं। एक क्लोज में तो ये कह दिया कि राज्य क्या होता है, राज्य की परिभाषा बता दी। दूसरे में उन्होंने ये कहा कि अगर राज्य का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, राज्य का मतलब है देश, राज्य का मतलब है राज्य का मतलब होते हैं उसमें पदाधिकारी, राज्य का मतलब होता है सीएम। जितने भी पदाधिकारी, संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं, जितने भी शासन प्रशासन पंचायत स्तर से लेकर संसद के स्तर तक, भारत की संसदीय व्यवस्था तक जितने भी अधिकारी होते हैं, वो सारे राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आर्टिकल 13 के अनुसार आते हैं। आर्टिकल 13 के 1 में परिभाषा दी गई, और आर्टिकल 13(2) में ये कहा गया कि जो भी व्यक्ति जो संसद का जो भी व्यक्ति जो पदाधिकारी है, जो संसद हो, केंद्र विधानसभा हो या राज्य विधानसभा हो, जो भी व्यक्ति अगर भारत के मूल अधिकारों का, भारत के संविधान के मूल अधिकारों को हनन करते हैं, या फिर भारत के संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल भावना है भारत के संविधान की, मूल भावना जो संविधान की है, भारत के संविधान की, उसको अगर छेड़छाड़ करते हैं तो वो शून्य घोषित हो जाएंगे। ये भारत के आर्टिकल 13 क्लोज 2 कहता है। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ आर्टिकल 13 क्या कहता है। आर्टिकल 13 के फर्स्ट में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा का मतलब मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश नहीं होता है। राज्य का मतलब यहाँ पर उन्होंने सीधा सा बताया है कि राज्य का जो सीधा सा अर्थ है वो संसद के किसी भी सदन से लेकर ग्राम स्तर तक जितने भी पदाधिकारी हैं, वो सारे लोग ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता, ऐसा कोई भी रूल नहीं बना सकता जो भारत के संविधान की मूल भावना को या भारत के संविधान के मूल अधिकार को हनन करती हो। अगर वो सारे ऐसे कानून बनाएंगे तो वो शून्य घोषित हो जाएंगे, ये भारत का संविधान का आर्टिकल नंबर 13 का 2 कहता है। हम पढ़ रहे हैं भारत के संविधान का आधारभूत ढांचा। तो यही कहता है कि भारत के जो जितने भी पदाधिकारी हैं वो ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं जिससे संविधान की मूल भावना नष्ट हो जाए। ठीक है, अब ये मूल भावना क्या है? इस मूल भावना का जिक्र होता है 1973 सन 1973 24 अप्रैल की तिथि होती है। 24 अप्रैल, हालांकि भारत के इतिहास में बहुत सारी तारीखें 24 तारीख को माना जाता है, लेकिन 24 तारीख को एक प्रसिद्ध केस आता है, और ये केस था केशवानंद भारती।
ये केस था केशवानंद भारती बनाम भारत संघ। केशवानंद भारती कौन थे? ये कर्नाटक केरल वाले इलाके से आते हैं, बहुत बड़े मठ के जागीरदार थे। और जब संपत्ति के अधिकार के ऊपर भी वो जब राष्ट्रीयकरण के जो मुद्दा उठा था उस टाइम पर सारी चीज़ें जो थी, वो सारी विषय वस्तु, सारा धन जो था वो राष्ट्रीयकरण या कुछ ऐसा ही कुर्क किया जा रहा था संपत्ति को। और उस वक्त पर केशवानंद भारती पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का यह मामला बहुत ही चर्चित मामला होता है। आज तक के इतिहास का सुप्रीम कोर्ट में अगर सबसे चर्चित मामला, या 1948 के बाद में जो हम इतिहास पढ़ते हैं कि आज़ादी के बाद का भारत, उसमें जितना भी इम्पोर्टेंट जो इवेंट होते हैं आज़ादी के बाद, उसमें केशवानंद भारती अपना स्थान अग्रणी रखता है। तो ये केशवानंद भारती केस है। और इस केशवानंद भारती केस में आधारभूत ढांचे की सबसे पहले बात होती है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा जाता है कि ये होता है आधारभूत ढांचा। आधारभूत ढांचा क्या होता है? तो हम सिंपल से शब्दों में पढ़ते हैं, सिंपल शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ। एमपीपीएससी मेंस इस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है, अक्सर पूछती है। आधारभूत ढांचा दे देगा 3 नंबर में, और एक लाइन में लिखना है, क्या लिखोगे? या फिर 5 नंबर में आधारभूत ढांचे की संकल्पना कब प्रस्तुत होती है, तो ये सारी रामायण लिखनी होती है। आधारभूत ढांचे की उल्लेख संविधान में अगर हम कहीं देखना चाहते हैं, झलकियाँ इसको कहीं देखना चाहते हैं, तो झलकियाँ कहाँ पर मिलती हैं? तो आर्टिकल 13 में मिलती है। इस प्रकार से और प्रीलिम्स में भी इस प्रकार से केशवानंद भारती का केस कब आता है, तारीख पूछ ली जाती है, डेट पूछ ली जाती है। यहाँ पर आर्टिकल 13 पूछ लिया जाता है। आर्टिकल पूछने का तो शौकीन है। कोई भी आर्टिकल, तो यूपीएससी हो, पीएससी हो, अदर स्टेट पीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर जीके वाला क्वेश्चन अगर वहाँ से पूछा जाता है, जीएस वाला क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, तो आर्टिकल वहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमारे लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताने वाला था आधारभूत ढांचा। आधारभूत ढांचा क्या होता है? आधारभूत ढांचे का इसका सीधा अर्थ होते हैं ऐसे प्रावधान, ऐसा प्रावधान संविधान में, ऐसे प्रावधान जो संविधान में संशोधन होने के बाद भी उनमें प्रावधान, उनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। यानी कि सीधा बात ये कि ऐसे प्रावधान संविधान में जो संशोधन नहीं हो सकते, या संशोधन होने के बाद भी परिवर्तन नहीं हो सकते। संशोधन यानी कि आर्टिकल 368 के तहत। 2 मिनट रुक लीजिए, मैं पानी पीता हूँ, फिर शुरुआत करते हैं। चलिए जी, हम पढ़ रहे थे आधारभूत ढांचा। तो आधारभूत ढांचे की परिभाषा मैंने आपको 2 या 3 लाइनों में, एक लाइन में मैंने बताने की 3-4 शब्दों में बताने की कोशिश करी कि आधारभूत ढांचा क्या होता है, अगर इसकी परिभाषा लिखने को आ जाए। आधारभूत ढांचा, बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ। आधारभूत ढांचा का अर्थ होता है ऐसे प्रावधान जो संविधान में वर्णित है, और संविधान में आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं हो सकता। आर्टिकल 368 क्या है, संशोधन क्या होता है, ये सारी हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। अगली क्लास में इसी के ऊपर पढ़ने वाले हैं। अगली क्लास इसी के यही टॉपिक अपने सिलेबस का हिस्सा है, अगला संविधान संशोधन वाला। तो हम यही पढ़ने वाले हैं। तो आधारभूत ढांचा आपके समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि आप आधारभूत ढांचे को तो समझ गए होंगे। लेकिन वो आधारभूत ढांचा जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका वर्णन किया, तो वो कौन कौन से विषय वस्तु हैं जिसको हम कह सकते हैं कि ये आधारभूत ढांचा है, ये संविधान का आधार है, इसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया कि जब समय पर मेरे सामने ऐसे मामले आते रहेंगे और मैं उन्हें बताता रहूँगा। लेकिन अब तक कितने मामले आए और अब तक किन किन चीज़ों को आधारभूत ढांचा घोषित कर चुकी है, वो ऐसे बहुत सारे विषय हैं। लेकिन अगर हमें एग्जाम्पल लिखने को आए, तो सबसे पहला न्यायिक पुनरावलोकन अपना संविधान का हिस्सा है। हम इसे पूरी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। न्यायिक सक्रियता भी हमारे संविधान का हिस्सा, हमारे सिलेबस का हिस्सा है, वो भी हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो न्यायिक पुनरावलोकन अगर आप अभी भी समझना चाहो, तो मैं आपको साधारण सी भाषा में समझाना चाहता हूँ कि जो फैसले दे दिए गए हैं, उन फैसलों के ऊपर पुनरावलोकन संविधान कर सकता है। ऐसा नहीं कि जो फैसला दे दिया गया है उसको अब स्थिर, अब कभी परिवर्तन नहीं होगा जीवन में, नहीं, उसके जीवन में कभी भी उसको परिवर्तन करने का या भविष्य में उनको कभी भी परिवर्तन होने की संभावनाएं लगी रहती है सुप्रीम कोर्ट वाले मामले में। ठीक है। उसके बाद पंथ निरपेक्ष, जो हमारा संविधान है पंथ निरपेक्ष की भावना, जो मूल भावना है संविधान की, ये नहीं बदलने वाली है। पंथ निरपेक्ष मैंने आपको पिछले वाले भी क्लास में भी बताया है कि पंथ निरपेक्ष का अर्थ ये नहीं होता कि
कि भारत का पंथ क्या है, भारत नास्तिक है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत के संविधान का कोई धर्म नहीं है, भारत का संविधान का कोई धर्म नहीं है, भारत का संविधान किसी धर्म के लिए पक्षपात नहीं करेगा। ये होता है पंथ निरपेक्ष। एक होता है धर्म निरपेक्ष, जो धर्म के निरपेक्ष चलता है उसे नास्तिक कहते हैं। हमारा संविधान नास्तिक नहीं है, ये मैं पिछले क्लास में भी बता चुका हूँ, इस क्लास में भी बता रहा हूँ। ये भी हमारा आधारभूत ढांचा है। उसके अलावा लोकतांत्रिक गणराज्य, जो लोकतांत्रिक गणराज्य आप पढ़ते हो, जो लोकतांत्रिक गणराज्य, जो हमारे ब्रिटेन जो है वहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष जो है उसका चुनाव नहीं होता, हमारे भी राष्ट्रपति का चुनाव, हमारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उस कारण से हमें लोकतांत्रिक गणराज्य कहते हैं। वहाँ सिर्फ गणराज्य है और हमारे यहाँ लोकतांत्रिक गणराज्य है। हमारे यहाँ अलग प्रकार से चुनाव होती हैं, वो सारे हम इस चीज़ इसमें पढ़ेंगे, पॉलिटिकल सेक्शन पढ़ेंगे, और मैं आपको बहुत जल्द पॉलिटी वाला सेक्शन कवर करवाने वाला हूँ सिविल अड्डा पर। आप इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सिविल अड्डा को देखते रहिए। अब एक और आसान से भाषा में अगर मैं आधारभूत ढांचे को और मैं बताना चाहूँ तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि जो वर्तमान की विधायिकी है, यानी वर्तमान की केंद्र सभा है, वर्तमान की कैबिनेट सभा है, और जो संविधान सभा थी अपनी, वो आधारभूत ढांचे के मामले में संविधान सभा सर्वोपरि होती है। ये इस प्रकार से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, इस प्रकार से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, इस प्रकार से एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, इस प्रकार से कोई भी आगे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आधार किन मामलों में वर्तमान विधायिकी संविधान सभा के जो संविधान सभा होती है उससे नीचे होती है, या उससे उसके बराबर वो संविधान सभा जो है ऊंचा, अपना स्थान ऊंचा रखती है। तो ये आधारभूत ढांचे वाले मामले में, क्योंकि ये आधारभूत ढांचा जो संविधान सभा के जो भी लोग थे उन्होंने बनाते समय उन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, और उन चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट हमेशा रक्षा करती है। तो ये होता है आधारभूत ढांचे वाला मामला। ये आधारभूत ढांचा मैंने आपको बता दिया है, जिसमें एक बार मैं आपको फिर रिवाइज करता हूँ। आर्टिकल 13 हमने पढ़ा है, सब क्लोज 1, आर्टिकल 13 के सब क्लोज दो सब क्लोज पढ़े हैं। एक सब क्लोज आर्टिकल 13(1) राज्य की परिभाषा देता है। आर्टिकल 13(2) कहता है कि राज्य वो कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार को हनन करती है या संविधान की मूल भावना को नष्ट करती है। अगर ऐसे कानून बनाएंगे तो वो शून्य घोषित कर दिए जाएंगे। अगला हमें पढ़ा है केशवानंद भारती बनाम केस, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ वाला केस, बहुत बड़ा इवेंट था ये। आधारभूत ढांचा हमने पढ़ा, आधारभूत ढांचा किसे कहते हैं इसको हमने शॉर्ट में नहीं पढ़ा भी है कि 2 या 3 लाइनों में हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके अलावा संविधान सभा, कैबिनेट सभा क्या और वर्तमान विधायिकी में क्या अंतर हो, जो किन मामलों में सर्वश्रेष्ठ हैं, ये सारी चीज़ें हमें संविधान के आधारभूत ढांचे में पढ़ी है। आने वाले क्लास में हम संविधान संशोधन पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छी तरीके से संशोधन पढ़ेंगे, क्योंकि ये मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सिविल अड्डा को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।